हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है आनंद कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। यानी कि आज के क्लास में हम लोग जानेंगे ऐसा क्या हो जाता है कि बेटा का जन्म हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि बेटी का जन्म हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेटा होने का आस लगाए रहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा हो वो बेटा हो, और इसलिए वो बहुत तरह के झाड़ फूक वाले व्यक्ति के पास जाते हैं या फिर कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं। और बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ डॉक्टर भी होते हैं जो कि इस बात का दावा करते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, हम ये दवाई खिलाएंगे तो आपको बेटा का जन्म होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये झाड़ फूक, ये दवाई, ये सब बेकार की बातें हैं। ये संयोग का बात है कि कभी लड़का का जन्म हो जाएगा, कभी लड़की का जन्म हो जाएगा। किसी घर में कभी बेटा का जन्म हो जाएगा, कभी बेटी का जन्म हो जाएगा। ये संयोग का बात है। लेकिन कि लड़का या लड़की का जन्म किस आधार पर होता है, इसके कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। और आज ही हम लोग जानने वाले हैं कि किन्नर का जन्म किस तरह से होता है, यानी कि नपुंसक पुरुष या फिर बांझ स्त्री का जन्म किस तरह से होता है। और आज के क्लास में जानेंगे कि कीट में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, पक्षी में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, और मधुमक्खी में भी लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मानव में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी कि 46 पीस गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी कि कितना, 46 पीस, यानी कि 46 पीस गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाया जाता है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, कोशिका में यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में धागा जैसा क्रोमोसोम होता है। तो मनुष्य में फिक्स्ड है 23 जोड़ा क्रोमोसोम रहेगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। और इसी गुणसूत्र पर हमारा गुण निर्भर करता है। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, तो उसका गुण इसी 46 क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अब इसमें से 23 जोड़ा में से जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है, वह स्त्री और पुरुष दोनों में समान लक्षण उत्पन्न करता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे पुरुष और स्त्री के शारीरिक बनावट में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत का ही अंतर है। जैसे 2 हाथ पुरुष को भी है, स्त्री को भी है, 2 पैर पुरुष को भी है, स्त्री को भी है, एक लीवर पुरुष को भी है, स्त्री को भी है, एक हृदय पुरुष को भी है, स्त्री को भी है, 2 किडनी पुरुष को भी है, स्त्री को भी है। तो ये जो शारीरिक बनावट है, ज्यादातर समानता ही है स्त्री पुरुष में। अब कुछ कुछ अंग में जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहां अंतर देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिए कि ज्यादातर जो है स्त्री पुरुष में समानता ही पाया जाता है, और समानता बड़ी कम है। तो 23 जोड़ा में से जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ा यानी कि 44 पीस जो गुणसूत्र होता है, वह स्त्री पुरुष दोनों में समान लक्षण को उत्पन्न करता है। और इस 22 जोड़ा गुणसूत्र को हम कहते हैं ओलिंग गुणसूत्र। ये जो है समान लक्षण उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये समान लक्षण उत्पन्न करता है, और इसलिए इस 22 जोड़ा गुणसूत्र को कहते हैं ओलिंग गुणसूत्र। इसको कहा जाता है ओलिंग गुणसूत्र, या इंग्लिश में कहते हैं ऑटोसोम, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोसोम।
ठीक है, ये ओलिंग गुणसूत्र या क्या कहला गया, ऑटोसोम कहला गया। और जो एक जोड़ा गुणसूत्र बचा, जो एक जोड़ा गुणसूत्र बचा, एक जोड़ा यानी कि कितना, 2 पीस जो गुणसूत्र बचा, वह पुरुष में पुरुष होने का लक्षण उत्पन्न कर देता है और स्त्री में स्त्री होने का लक्षण उत्पन्न कर देता है। यानी एक जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में अलग टाइप का होता है और स्त्री में अलग टाइप का होता है। इस एक जोड़ा गुणसूत्र में जो अंतर होता है ये स्त्री पुरुष दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। यह एक जोड़ा गुणसूत्र स्त्री एंड पुरुष दोनों में क्या होगा, अलग प्रकार का होता है, अलग प्रकार का होता है। इसलिए इस एक जोड़ा गुणसूत्र को कहते हैं लिंग गुणसूत्र, इसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं इसको, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम इसको कहा जाता है। और ये जो लिंग गुणसूत्र है ये 2 तरह का होता है, एक होता है लंबा वाला और एक होता है छोटा वाला। तो जो लंबा वाला है वो इस तरह से हो गया, ये थोड़ा लंबा है, और जो छोटा वाला है वो इस तरह से छोटा हो गया। लंबा वाले गुणसूत्र को कहा जाता है एक्स, इस गुणसूत्र का नाम है क्या, एक्स, और छोटा वाला गुणसूत्र का नाम क्या है, वाई। एक जोड़ा गुणसूत्र यानी कि जो 2 पीस गुणसूत्र होता है मनुष्य में, वो स्त्री और पुरुष दोनों में अलग प्रकार का होता है, स्त्री पुरुष दोनों में अलग प्रकार का होता है। इस अलग प्रकार के एक जोड़ा गुणसूत्र को कहते हैं लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है लंबा वाला, एक होता है छोटा वाला। लंबा वाले को कहते हैं एक्स और छोटा वाला को कहते हैं वाई। एक्स वाई का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। एक वैज्ञानिक थे हेनकिंग, उन्होंने ही सबसे पहले इस बात को देखा कि मनुष्य में जो गुणसूत्र है वो स्त्री पुरुष में ये अंतर है कि पुरुष में जो है एक होता है एक्स गुणसूत्र, एक होता है वाई गुणसूत्र, यानी एक होगा लंबा वाला, एक होगा छोटा वाला। वहीं स्त्री में दोनों एक्स एक्स ही पाया जाता है। तो ये जो एक्स और वाई है, ये लंबा और छोटा गुणसूत्र जो है, इसको नाम बस इसलिए रख दिया गया कि नहीं था पता कि क्या है, तो नाम रख दिया कि माना लंबा वाला को मान लिया एक्स और माना कि छोटा वाला को वाई, तो एक्स वाई बस माना हुआ चीज है। अब इसमें से याद रखिएगा कि जो पुरुष है उसमें लिंग गुणसूत्र पाया जाएगा, एक होगा एक्स, एक होगा वाई, एक होगा एक्स, एक होगा वाई। लेकिन वहीं जो स्त्री होती है उसमें दोनों लंबा वाला ही यानी कि एक्स एक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है। 44 गुणसूत्र तो पुरुष और स्त्री दोनों में सेम होगा, और लिंग गुणसूत्र समान होता है, ऑटोसोम समान होता है। लेकिन लिंग गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई होगा और स्त्री में एक्स एक्स होगा। एक्स वाई के कारण पुरुष होने का लक्षण और एक्स एक्स के कारण स्त्री होने का लक्षण उत्पन्न होता है। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने डायग्राम पर और उसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर लिंग निर्धारण होता कैसे है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं एक फादर, डायग्राम बनाते हैं फादर और एक मदर। तो फादर में जो गुणसूत्र है, जो 44 क्रोमोसोम तो अलिंग गुणसूत्र है और एक होगा एक्स एक होगा वाई लिंग गुणसूत्र। जो मदर है इसमें 44 तो ऑटोसोम हो गया और दोनों एक्स एक्स होगा। ओलिंग गुणसूत्र को प्लस के ऊपर लिखे हैं और लिंग गुणसूत्र को प्लस के नीचे लिखे हैं। जैसा कि बताए कि स्त्री और पुरुष दोनों में ओलिंग गुणसूत्र 44 समान लक्षण उत्पन्न करता है। तो जो गुणसूत्र 44 पीस पुरुष में है वही गुणसूत्र 44 पीस स्त्री में है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और 2 पीस होता है लिंग गुणसूत्र, जिसमें से पुरुष में होगा एक्स वाई, स्त्री में होगा एक्स एक्स। इसलिए जब पुरुष में स्पर्म का निर्माण होता है, जब पुरुष में स्पर्म का निर्माण होगा तो नियम है 44 में से 22 स्पर्म, 22 क्रोमोसोम इस स्पर्म में आ गया, 22 उस स्पर्म में चला गया। अब यहां एक्स वाई में से एक एक्स इस तरफ आ गया, एक वाई उस तरफ चला गया, तो इस स्पर्म के पास आ गया एक्स क्रोमोसोम, उसके पास चला गया वाई क्रोमोसोम। ये क्या है, स्पर्म है, मेल गेमिट है स्पर्म। तो फादर में यानी पुरुष में 2 प्रकार का स्पर्म बना, एक्स क्रोमोसोम वाला और वाई क्रोमोसोम वाला, दोनों 50-50% बनेगा। लेकिन मां में, फीमेल में जो ओवम बनता है, ओवम बना के देखते हैं,
ओवम बनेगा। 44 में से 22 इधर, 22 उधर, और एक इधर आया x, एक x चला गया उधर, दोनों x अलग अलग हो गया, ये हो गया ओवम। वैसे स्त्री में एक बार में एक ही ओवम बनता है और जो बनेगा वो होगा पोलर बॉडी। अगर ये ओवम बना तो वह पोलर बॉडी हो जाएगा, यानी छोटा रह जाएगा, ओ क्रियाशील रहेगा। और अगर ये ओवम बनेगा तो ये पोलर बॉडी होगा। स्त्री में एक बार में एक ही ओवम बनता है, लेकिन ये चाहे यह ओवम बने चाहे वह ओवम बने, दोनों सेम है। इसके पास भी 22 प्लस एक्स, इसके पास भी 22 प्लस एक्स, दोनों के पास XX क्रोमोसोम ही है, दोनों ओवम में कोई अंतर नहीं है। तो पुरुष में दो प्रकार का स्पर्म बना, X वाला और Y वाला, लेकिन स्त्री में एक ही प्रकार का ओवम बनता है हमेशा, X क्रोमोसोम वाला। अब सेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइम में फादर का बहुत सारा स्पर्म, यानी X वाला भी Y वाला भी, मदर के बॉडी में जाता है, और मदर के बॉडी में कोई एक ओवम मैच्योर हुआ रहेगा। तो बहुत सारे स्पर्म में से कोई एक ही स्पर्म होगा जो कि ओवम से जाकर के फर्टिलाइजेशन करेगा। तो अगर फादर का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस ओवम से जुड़ जाए, ठीक है, इस ओवम से जुड़ जाए, तो बच्चे में क्रोमोसोम कैसा आएगा? बच्चे में 22 यहां से 44 पीस ओलिंग गुणसूत्र हो गया, और यहां से X और यहां से भी X, बच्चे में XX आया। XX का मतलब है मां के समान, यानी कि बेटी का जन्म होगा, गर्ल का जन्म होगा, होगा कि नहीं? और अगर फादर का ये स्पर्म इस ओवम से जुड़े तो भी बात बराबर है, 22 मिलके हो गया 44, प्लस X और X आया तो XX मतलब फिर से बेटी का जन्म हो गया, गर्ल का जन्म हो गया, ठीक है। लेकिन फादर का अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो बच्चे में 22 मिलके हो गया 44, प्लस X और Y, तो XY आने का मतलब है फादर के समान। XY पुरुष होने के लक्षण को उत्पन्न करेगा, यानी कि यहां बेटा का जन्म होगा, बॉय का जन्म हो गया, लड़का का जन्म हो गया। और अगर ये दोनों स्पर्म ओवम जुड़ता है तो बच्चे में 22 मिलके हो गया 44, अब प्लस X और Y मिलके XY का मतलब है लड़का का जन्म होगा। तो हम यहां देखते हैं कि 2 बार लड़की को जन्म लेने का चांस है और 2 बार लड़का को जन्म लेने का चांस है, यानी कि लड़का और लड़की को जन्म लेने का जो संभावना है वह है 50-50%। यह संयोग की बात है कि किसी घर में लड़का का संख्या ज्यादा है और किसी घर में लड़की का संख्या ज्यादा है, संभावना दोनों का बराबर बराबर रहता है। जब भी फादर का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो ये तो फिक्स्ड है कि ओवम में X ही रहेगा, और अगर फादर का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो XX के आने से बेटी का ही जन्म होगा। और जब पिता का Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो ओवम में तो फिक्स है कि X रहेगा, तो यहां ओवम से आया X और यहां से आया Y, तो XY के मिलने के कारण यहां लड़का का जन्म होगा। यानी कि लड़का या लड़की का जन्म होना पिता पर निर्भर करता है, पुरुष पर निर्भर करता है कि पुरुष का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग लिया या फिर Y वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग लिया। अगर X वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा तो निश्चित रूप से बेटी का जन्म होगा, और अगर Y वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से बेटा का जन्म होगा। यानी कि मनुष्य में बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो निर्भर करता है पिता पर, लेकिन पिता चाह करके कुछ नहीं कर सकते हैं, पिता चाह करके कुछ नहीं कर सकते हैं। पिता कैसे चाहेंगे, मतलब कैसे पॉसिबल है कि पिता चाहे कि X वाला स्पर्म जुड़े या Y वाला स्पर्म जुड़े? चाहने से ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन निर्भर कर रहा है किसके ऊपर? पिता पर निर्भर कर रहा है। तो ये जो लिंग निर्धारण का विधि है इसको कहते हैं XY सिस्टम। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है उसको कहते हैं XY सिस्टम, ठीक है। और मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है किसके ऊपर? पिता पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? पिता पर। यानी कि पिता का X वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो बेटी का जन्म होगा, और Y वाला स्पर्म ओवम से जुड़ेगा तो बेटा का जन्म होगा। इस सिस्टम को कहते हैं XY सिस्टम। और XY सिस्टम में पता चलता है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता पर निर्भर करता है, ठीक है।
क्या समझ में आ गया इतना? तो अब हम लोग किन्नर के बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कि कीट में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है, कीट में, फिर पक्षी में और फिर मधुमक्खी में। ठीक है, तो कीट में लिंग निर्धारण हम लोग पढ़ते हैं। कीट में लिंग निर्धारण, कीट में लिंग निर्धारण के दौरान जो सिस्टम काम करता है उसको कहते हैं X0 सिस्टम, उसको कहते हैं X0 सिस्टम। कीट में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? X0 सिस्टम पर। तो जो मेल कीट है उसमें ऑटोसोम होगा, ऑटोसोम यानी कि ओलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम यानी कि ओलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम ओलिंग गुणसूत्र प्लस एक होता है एक्स। ठीक है, एगो होता है एक्स। और जो फीमेल कीट होती है उसमें होगा ऑटोसोम यानी ओलिंग गुणसूत्र प्लस दूगो एक्स रहता है। ठीक है, जो नर कीट होता है उसमें ओलिंग गुणसूत्र के साथ केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम रहेगा, और जो मादा कीट होती है उसमें दोगो एक्स एक्स क्रोमोसोम रहता है। इसलिए जो नर कीट है उसमें जब स्पर्म बनेगा तो ऑटोसोम जो है जितना भी रहे, चूंकि अलग अलग कीट में ओलिंग गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होगी, गुणसूत्र की संख्या तो अलग अलग होती है, इसलिए हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते हैं, ऑटोसोम ही लिखेंगे। ठीक है, तो जितना भी ऑटोसोम है उसका 50-50% दो हिस्से में बटेगा। ठीक है, 50% ऑटोसोम अलग होगा और 50% ऑटोसोम अलग हो गया। अगर ऑटोसोम की संख्या मान लेते हैं 10 है तो 5 इधर आ गया, 5 उधर चला गया, और एक ही एक्स है ना, तो ये एगो एक्स माना इस तरफ आया तो उधर क्या गया? कुछ नहीं गया, उधर 0 लिखेंगे। एक ही एक्स है, दोगो एक्स नहीं है, तो ये किसी एक ही तरफ आ जाएगा, या तो इधर या तो उधर। इधर कर दिए तो उधर 0 हो गया, लेकिन इधर जब ओवम बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा? ऑटोसोम जितना भी उसका 50% ऑटोसोम अलग हो गया और 50% ऑटोसोम फिर इधर अलग हो गया। ठीक है, और दोगो एक्स है ना, तो एक एक्स इस ओवम में आ गया, एक एक्स उस ओवम में चला गया, तो ये हो गया ओवम। दोनों ओवम एक समान है, और ये हो गया स्पर्म। ये दोनों स्पर्म एक समान नहीं है, इसके पास एक्स है उसके पास एक्स नहीं है। क्या इतना समझ में आया? अब अगर यह स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो बच्चे में 50-50% मिलके 100% ऑटोसोम पूरा लेगा। 100% ऑटोसोम हो गया, प्लस एक्स और एक्स आ गया, तो एक्स एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स एक्स का मतलब है फीमेल। ये फीमेल कीट का जन्म होगा, मादा कीट का जन्म होगा। और अगर ये दोनों जुड़ जाए तो बच्चे में 50-50% मिलके हो गया 100% ऑटोसोम। ठीक है, प्लस यहां से एक्स और यहां से एक्स, फिर एक्स एक्स, तो ये भी बच्चा फीमेल हो जाएगी, फीमेल कीट का जन्म होगा। लेकिन अगर ये दोनों जुड़ जाए तो फिर 50-50 मिलकर के 100% ऑटोसोम। ठीक है, प्लस एक्स और 0, x0 मतलब x ही आया, 0 कुछ नहीं होता है, 0 कुछ नहीं है, बस x आया। तो एक x का मतलब है मेल, यानी कि हम मेल कीट का जन्म होगा, नर कीट का जन्म होगा। और अगर ये दोनों जुड़ जाए तो फिर 100% क्या हो गया? ऑटोसोम। 100% ऑटोसोम प्लस x और 0, फिर से x0 मतलब क्या हो गया? मेल कीट का जन्म हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि कीट में भी जो लिंग निर्धारण हो रहा है वो निर्भर कर रहा है मेल पर, नर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि नर दो तरह का स्पर्म बना रहा है, एक्स वाला और वाई वाला, एक्स वाला और वाई वाला, सॉरी एक्स वाला और 0 वाला। अगर एक्स वाला जुड़ता है, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो फिर फीमेल कीट का जन्म होगा, और 0 वाला अगर जुड़ेगा तो फिर मेल कीट का जन्म होगा। तो यहां भी लिंग निर्धारण निर्भर किया किसके ऊपर? नर कीट के ऊपर, मेल कीट के ऊपर। क्या समझ में आ गया इतना?
आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब पक्षी में लिंग निर्धारण। पक्षी में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है? पक्षी में लिंग निर्धारण, पक्षी में जो लिंग निर्धारण का सिस्टम है उसको कहते हैं ZW सिस्टम। इस सिस्टम को कहते हैं ZW सिस्टम। ठीक है, ZW सिस्टम क्या है ये? एक है मेल पक्षी और एक है फीमेल पक्षी, नर और मादा पक्षी। तो इसमें नर और मादा पक्षी में ऑटोसोम की संख्या कुछ ना कुछ होगी, ऑटोसोम की संख्या कुछ ना कुछ होगी, और मेल में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है ZZ, दोनों ZZ सेम। और फीमेल पक्षी में ऑटोसोम की कुछ ना कुछ संख्या होगी और लिंग गुणसूत्र की कुछ ना कुछ संख्या होगी, प्लस लिंग गुणसूत्र के रूप में रहता है एक Z और एक रहता है W। यानी कि पक्षी में जो नर है उसमें लिंग गुणसूत्र दोनों समान है ZZ, और जो फीमेल है उसमें है ZW, यहां ओ समान है, दो प्रकार का है। इसलिए यहां जिम्मेदार हो जाएगी कौन? फीमेल हो जाएगी जिम्मेदार कि लिंग निर्धारण के लिए। स्पर्म बनाते हैं, जब स्पर्म बनेगा तो जितना भी ऑटोसोम है उसका 50% ऑटोसोम इस स्पर्म में आएगा और 50% दूसरे स्पर्म में जाएगा। 50% ऑटोसोम, यानी कि अगर मान लेते हैं 20 ऑटोसोम है या 20 लिंग गुणसूत्र है तो 10 इधर आएगा 10 इधर आएगा। और लिंग गुणसूत्र यहां क्या है? दो गो ZZ, तो एक Z इधर आ गया और एक Z उधर चला गया। ये दोनों स्पर्म बिल्कुल एक जैसा बना, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहां जब ओवम बनेगा तो जितना भी ऑटोसोम उसका 50% अलग, 50% ऑटोसोम बिल्कुल अलग इस ओवम में आ गया और 50% ऑटोसोम उस ओवम में चला गया। ठीक है, और लिंग गुणसूत्र यहां एक है Z तो Z इधर आ गया, एक है W तो W उधर चला गया। ये हो गया ओवम। दो प्रकार का ओवम बना फीमेल में। इस बार फीमेल में दो प्रकार का ओवम बन गया। अब जब ये स्पर्म इस ओवम से जुड़ेगा तो बच्चे में 50-50 मिलकर के 100% हो जाएगा ऑटोसोम, पूरा हो गया ऑटोसोम। ठीक है, प्लस यहां से Z यहां से Z तो डबल ZZ आ गया ना। अब ZZ का मतलब क्या होता है? मेल, तो ये मेल पक्षी का जन्म हुआ, नर पक्षी का जन्म होगा। अगर ये दोनों जुड़ता है तो 50-50% मिलकर 100% ऑटोसोम पूरा लिया, 100% ऑटोसोम। और यहां से आया Z, वहां से आया W, यहां से आया Z और उधर से आया W, तो ZW। ZW का मतलब क्या होता है? फीमेल, तो यहां फीमेल पक्षी का जन्म होगा। इसके बाद अगर ये स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो 50-50 मिलकर के 100% ऑटोसोम पूरा लिया। ठीक है, प्लस यहां से Z और Z तो फिर ZZ आया, ZZ मतलब मेल पक्षी का जन्म होगा। ठीक है, और अगर ये दोनों जुड़ता है तो यहां पर 50-50 मिलकर के 100% हो गया ऑटोसोम, प्लस W और Z तो ZW। तो अब ZW का मतलब क्या होता है? फीमेल, यहां फीमेल पक्षी का जन्म होगा। यानी कि यहां निर्भर कर रहा है फीमेल पक्षी के ऊपर कि उसका कौन सा मतलब कौन सा ओवम फर्टिलाइजेशन में भाग ले रहा है। अगर Z वाला फर्टिलाइजेशन में भाग लिया तो Z वाले का मतलब है मेल का जन्म होगा, और W वाला फर्टिलाइजेशन में भाग लिया इसका मतलब फीमेल का जन्म होगा। ठीक है, तो पक्षी में इस तरह से लिंग निर्धारण होता है। हम लोग एक और पढ़ेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है इसको हम लोग देखते हैं। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण जो होता है वो होता है, एक सिस्टम काम करता है हैप्लो डिप्लॉइड सिस्टम। उस सिस्टम को कहते हैं हैप्लो डिप्लॉइड सिस्टम। मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण होता है वहां जो सिस्टम काम कर रहा है उसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉइड सिस्टम।
इसमें क्या होगा, जो मधुमक्खी है उसमें जो मेल मधुमक्खी होता है उसका शरीर बिल्कुल हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड। इसका शरीर कैसा होता है, बिल्कुल हैप्लॉइड, एन। और क्रोमोसोम कितना रहता है, तो क्रोमोसोम रहता है 16। और जो फीमेल मधुमक्खी होती है, फीमेल, ठीक है, फीमेल, इसका शरीर होता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। और क्रोमोसोम रहता है कितना, 32। हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता है कि नहीं? अगर क्रोमोसोम जोड़ा बना करके रहता है ऐसे, तो हम ऐसे सेल को कहते हैं डिप्लॉइड सेल। अगर क्रोमोसोम सिंगल सिंगल रहेगा, सिंगल सिंगल, इसी को कहते हैं हैप्लॉइड सेल। तो हैप्लॉइड में हमेशा क्रोमोसोम सिंगल सिंगल रहेगा और डिप्लॉइड के टोटल क्रोमोसोम का आधा होगा। जैसे यहां पर 1 2 3 जोड़ा क्रोमोसोम है, टोटल 6 पीस क्रोमोसोम है डिप्लॉइड में, इसका आधा कर देते हैं 3 पीस, है ना, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो जो नर मधुमक्खी होता है उसका शरीर होता है हैप्लॉइड, यानी क्रोमोसोम सिंगल सिंगल रहेगा और टोटल क्रोमोसोम 16 रहेगा। और जो रानी मधुमक्खी होती है, जो फीमेल मधुमक्खी होती है, उसका शरीर होता है डिप्लॉइड, यानी उसकी कोशिका में गुणसूत्र जोड़ा बना करके रहेगा। और टोटल क्रोमोसोम कितना रहेगा, 32, यानी कि 16 जोड़ा रहेगा तो 16 दूना 32 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, तो जब स्पर्म का निर्माण होगा तो याद रखिएगा कि जो हैप्लॉइड सेल होता है उसमें स्पर्म बनता है माइटोसिस के द्वारा। यहां माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है, जनरली स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है मियोसिस के द्वारा, लेकिन अगर बड़ी सेल ही हो हैप्लॉइड तो उसमें गेमिट का निर्माण माइटोसिस के द्वारा होता है। माइटोसिस हुआ और यहां स्पर्म बनेगा, तो माइटोसिस सेल डिवीजन में 1 से 2 सेल बन जाएगा, लेकिन कि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहेगा। 16 का इसमें भी 16 रह गया, इसमें भी 16 रह गया, और यानी कि यह स्पर्म भी हैप्लॉइड रह गया और यह भी हैप्लॉइड रह गया। दोनों स्पर्म कैसा रहेगा, हैप्लॉइड। ये है स्पर्म, ये दोनों क्या है, स्पर्म। ओवम का निर्माण होता है मियोसिस के द्वारा। ओवम बनेगा किस विधि से, मियोसिस विधि से। अब मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, 32 का आधा 16, तो ओवम भी हो गया हैप्लॉइड। गेमिट हमेशा हैप्लॉइड ही रहता है, गेमिट हमेशा हैप्लॉइड रहता है, तो ये क्या हो गया, ओवम। ठीक है, जब इसको हमको लगता है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, नहीं तो फिर लिखने में दिक्कत हो जाएगा हमको। अगर यह स्पर्म और ये ओवम आपस में जुड़ता है तो जो बच्चे का जन्म होगा उस बच्चे में टोटल जो क्रोमोसोम आएगा 16 मिलकर के कितना हो गया, 32। और जोड़ा बना लेगा तो 32 मतलब क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। ये डिप्लॉइड जो संतान है, डिप्लॉइड संतान फीमेल हो जाएगी, क्योंकि फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, तो ये फीमेल बच्चे का जन्म होगा, होगा कि नहीं? अगर स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ेगा तो बच्चा तो डिप्लॉयड हो जाएगा, 16 क्रोमोसोम स्पर्म के साथ, 16 क्रोमोसोम ओवम के साथ, 16 मिलकर के 32 हो गया। तो 32 क्रोमोसोम जिस संतान में आएगा वो संतान कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड संतान तो हमेशा क्या होगा, फीमेल। मेल तो हैप्लॉयड होता है, 16 क्रोमोसोम होता है, मेल में 16 क्रोमोसोम होगा, फीमेल में 32 क्रोमोसोम होगा। अगर बच्चे में 16 क्रोमोसोम आएगा तो वह मेल, और अगर 32 क्रोमोसोम आएगा तो वह फीमेल। अभी संतान में कितना आया, 32 आया। एक स्पर्म 16 क्रोमोसोम लाया, एक ओवम 16 क्रोमोसोम लाया, तो 16 मिलकर के 32 हो गया। 32 क्रोमोसोम वाला जो संतान होगा वो निश्चित रूप से फीमेल होगी। जब भी स्पर्म और ओवम जुड़ेगा तो 16 मिलकर के 32 ही हो जाएगा, और 32 अगर हो गया तो वह मेल नहीं हो सकता, वो क्या हो जाएगी, फीमेल। फिर मेल का जन्म कैसे होगा? तो मेल का जन्म होता है खास घटना के द्वारा, जिसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एक फीमेल गेमिट अकेला संतान बना लेता है, एक फीमेल गेमिट अकेला ही माइटोसिस कर करके संतान बना लेगा। तो जैसे थोड़ा सा हम यहां कलर चेंज कर देते हैं, ये जो ओवम है ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही
नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहां नहीं हुआ है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही करने लगा माइटोसिस, माइटोसिस और विकसित हो गया, एक संतान बना लिया। तो ये जो संतान बनेगा, इस चूंकि माइटोसिस हुआ है, मियोसिस नहीं हुआ है, माइटोसिस हुआ है, क्रोमोसोम बराबर रहेगा और संतान में भी 16 क्रोमोसोम रहेगा, संतान भी हैप्लॉइड रहेगा और यही 16 क्रोमोसोम वाला जो संतान है यही कहलाएगा मेल, ये कहला गया मेल। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस। यानी कि जब एक फीमेल गेमिट अकेला ही संतान में विकसित हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, एक फीमेल गेमिट अकेला संतान बना ले, इस घटना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो मेल जो मधुमक्खी होता है जिसको ड्रोन कहते हैं, उसका निर्माण इसी तरीके से होता है। मधुमक्खी में जब भी स्पर्म ओवम जुड़ेगा फीमेल का ही जन्म होगा। और मेल का जन्म कैसे होता है, एक फीमेल गेमिट अकेला ही माइटोसिस कर करके, जैसे जायगोट में माइटोसिस होने से संतान बनता है ना, एक फीमेल गेमिट अकेला ही जायगोट के समान व्यवहार किया। जनरली एक फीमेल गेमिट में बिना फर्टिलाइजेशन के माइटोसिस नहीं होता है, लेकिन मधुमक्खी में ऐसा होता है कि एक फीमेल गेमिट बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट माइटोसिस करना शुरू कर दिया और संतान का निर्माण कर देगा। यही संतान 16 क्रोमोसोम वाला जो हैप्लॉइड शरीर है, यही होता है मेल। इस सिस्टम को कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। क्या यह बात समझ में आया? अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि नपुंसक पुरुष और बांझ स्त्री का जन्म कैसे होता है। ठीक है, नपुंसक पुरुष या बांझ स्त्री का जन्म कैसे होता है, एक हेडिंग बनाते हैं। अब नॉर्मेलिटी, ठीक है, एक हेडिंग बनाते हैं। अब नॉर्मेलिटी, अब नॉर्मेलिटी इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। मतलब ये हुआ मनुष्य में, इसका मतलब है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या में गड़बड़ी। जैसे मनुष्य में टोटल कितना क्रोमोसोम होता है, 46। क्या होगा अगर 46 से क्रोमोसोम बढ़ जाए या घट जाए? अगर किसी व्यक्ति में क्रोमोसोम 46 के बदले 47 हो जाए या 46 से कम 45 हो जाए, तो जब मनुष्य की गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, गड़बड़ी हो जाता है, तो उससे कुछ बीमारियां उत्पन्न होती है और इसी कारण से नपुंसक पुरुष या बांझ स्त्री का जन्म होता है। ठीक है, एक डायग्राम बना करके सब कुछ समझा देते हैं। जैसे एक है फादर, फादर, फादर में हम लोग जानते हैं कि 44 ओलिंग गुणसूत्र होता है और लिंग गुणसूत्र XY होता है। और एक है मदर, मदर में 44 ओलिंग गुणसूत्र होगा और लिंग गुणसूत्र XX होता है। जब फादर में स्पर्म बनेगा, थोड़ा सा इसको हमको छोटा करना पड़ेगा, जब फादर में स्पर्म बनेगा, जब फादर में स्पर्म बनेगा तो 44 में से 22 इस स्पर्म में जाएगा, 22 उस स्पर्म में जाएगा और XY में से इस स्पर्म के पास X आ जाएगा, उसके पास Y चला जाएगा। तो ये दो तरह का स्पर्म बन गया, ये दो तरह का क्या बना, स्पर्म बना। ठीक है, X क्रोमोसोम वाला और Y क्रोमोसोम वाला। और मदर में जब ओवम बनेगा तो 44 में से 22 अलग ओवम में गया, 22 अलग ओवम में गया और नियम से तो एक X को इस ओवम में आना चाहिए, एक X को उस ओवम में जाना चाहिए। नियम तो यही कहता है कि जोड़े का जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग गेमिट में जाता है, तो दोनों X में से एक X को इधर आना चाहिए, एक X को उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी सेल डिवीजन के तरीके में गड़बड़ी हो जाता है और ये दोनों X
अलग नहीं हो सकता है, किसी एक ही तरफ चला जाएगा। या तो दोनों x इस तरफ आ जाएगा या तो दोनों x उस तरफ चला जाएगा। अगर हम दोनों x को उस तरफ भेजे तो यहां कुछ नहीं आया, यानी यहां लिखेंगे 0, या ये दोनों x इस तरफ अगर आएगा तो उस तरफ लिखेंगे 0। यानी दोनों x को जहां अलग होना चाहिए वहां अलग नहीं हुआ, एक साथ रह गया, किसी एक ही ओवम में चला गया। ये हो गया ओवम। तो हम यहां देख रहे हैं कि इस ओवम के पास टोटल क्रोमोसोम कितना हुआ, 22 ओलिंग गुणसूत्र हो गया, 2 XX यानी कि 23 और 24 हो गया। जहां ओवम में रहना चाहिए था 23 क्रोमोसोम, वहां हो गया 24, और इस ओवम में रहना चाहिए था 23 क्रोमोसोम, रह गया कितना, 22 + 0 यानी कि 22 रह गया। ये दो अलग अलग प्रकार का ओवम बन गया, 22 क्रोमोसोम वाला और 24 क्रोमोसोम वाला। इस तरह का गड़बड़ी फादर में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि एक्स वाई दोनों एक ही तरफ आ जाए, उधर कुछ नहीं जाए तो 0 हो जाए, या ये एक्स वाई दोनों इसी तरफ आ जाए तो इधर कुछ नहीं तो 0 हो जाए। ऐसा संभव है। अगर हम फादर में गड़बड़ी करके दिखाएंगे तो हमको 2 बीमारी का पता चलेगा, और अगर मदर में हम ये गड़बड़ी करके दिखाएंगे तो हमको 4 बीमारी का पता चलेगा। ऐसे पढ़ना तो है 2 ही बीमारी, लेकिन 2 के बदले अगर हमको 4 बीमारी के बारे में जानने का मौका मिल रहा है तो हम बिल्कुल 4 बीमारी के बारे में जानेंगे। हम मदर में गड़बड़ी कर दिए सेल डिवीजन के तरीके में, ओवम बना दिए 2 अलग अलग तरह का, 22 क्रोमोसोम वाला और 24 क्रोमोसोम वाला, और देखते हैं कि 4 बीमारी संतान में किस तरह का संभव है। जब यह स्पर्म इस ओवम से जुड़ेगा तो संतान में 22 मिलकर के 44 ओलिंग गुणसूत्र हो गया, और यहां से x और यहां 0, तो x 0 हो गया, x 0। अब ये x 0 का क्या मतलब है, 0 मतलब कुछ है ही नहीं, सिर्फ एगो x आया, 44 + x आया, 0 मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है, तो ये लड़का होगा या लड़की होगी। मान लेते हैं कि अगर यहां एक और x क्रोमोसोम रहता, अगर इस जगह एक और x क्रोमोसोम रहता तो XX होता, XX के कारण लड़की का जन्म होता, लेकिन इस लड़की में एक X क्रोमोसोम की कमी है, इस लड़की में एक X क्रोमोसोम की कमी है, सिर्फ एक ही रहा, और इसलिए ये लड़की ही है, ये स्त्री ही होगी, लेकिन कि इसमें इसका ओवरी अविकसित रह जाता है। एक X क्रोमोसोम की कमी के कारण इस लड़की का ओवरी अविकसित रह जाएगा, उसमें ओवम का निर्माण नहीं होगा, और जब ओवम नहीं बनेगा तो इसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, ये बांझ स्त्री हो जाती है। इस रोग को कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम, इस रोग को कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम, इस रोग को कहा जाता है टर्नर्स सिंड्रोम। यह बांझ स्त्री होती है, यह बांझ स्त्री होती है, यह बिल्कुल स्त्री ही होती है, इसमें पुरुष का कोई लक्षण नहीं आएगा। ठीक है, अब किसी के मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि एक्स वाई भी तो हो सकता था, और मान के चलेंगे कि वाई खत्म हो गया, सिर्फ एक्स बचा रह गया, तो पुरुष हो सकता था। नहीं, पुरुष होने के लिए वाई क्रोमोसोम का होना जरूरी है, यहां कुछ है ही नहीं, एगो एक्स है ना, तो एक्स का मतलब है लड़की होने का लक्षण इसमें रहेगा। पुरुष का लक्षण तभी दिखता है जब वाई क्रोमोसोम रहेगा, यहां वाई है नहीं, इसलिए हम मान लिए कि अगर 2 गो XX रहता तो लड़की होती, उसमें से एक X की कमी हो गई, X 0 हो गया, मतलब इस लड़की में एक X क्रोमोसोम की कमी हो गई, जिसके कारण इसका ओवरी अविकसित रह जाता है, ओवम का निर्माण नहीं होगा, इसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी, और यह बांझ स्त्री हो जाती है। तो इसका ओवरी अविकसित है, ओवम नहीं बनेगा, लेकिन इसमें यूटेरस यानी कि बच्चादानी बिल्कुल ठीक रहता है, यूटेरस ठीक रहता है, इसका वजीना ठीक रहता है। इलाज करके IVF टेक्निक का यूज करके इसको संतान हो सकता है, लेकिन नेचुरली इसको संतान नहीं होगा, इसको हम बांझ स्त्री कहते हैं। ठीक है, एक बीमारी का पता चल गया। इसके बाद अगर हमको यहां लिखने में थोड़ा सा हो जाएगा दिक्कत, इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा करके लिखते हैं फिर से। यह बीमारी कहला गया टर्नर्स सिंड्रोम, और ये बांझ स्त्री है, ये क्या है, बांझ स्त्री है। ठीक, अगर
यह स्पर्म इस ओवम से जुड़े तो संतान में आएगा 22 मिलके 44 हो गया, प्लस 2x वहां से आया, 1x यहां से आया, तो 3 गो x हो जाएगा। अगर 2 गो x रहता तो लड़की का जन्म होता, और इस लड़की में एक अतिरिक्त x क्रोमोसोम आ गया। अतिरिक्त x क्रोमोसोम आ जाता है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं सुपर फीमेल, इसको कहते हैं सुपर फीमेल। और इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी गड़बड़ा जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल स्त्री होती है, इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी गड़बड़ा जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होगा, गड़बड़ी होगा, इसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा। ठीक है, अगर यह स्पर्म इस ओवम से जुड़े तो संतान में 22 मिलके हो गया 44, प्लस यहां से 0 और y, तो y 0 आया। y 0 आने के कारण जो है इसमें एक भी x क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए यह बच्चा जन्म के पहले मर जाएगा, फीटल डेथ हो जाएगा। फीटल डेथ यानी मृत शिशु का जन्म होगा, मृत शिशु का जन्म होगा। याद रखिएगा, जिंदा रहने के लिए एक x क्रोमोसोम का कम से कम होना जरूरी है। इसके पास x क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ y आया, इसलिए फीटल डेथ हो जाएगा, जन्म के पहले ही बच्चा मर जाता है, मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा। और अगर यह स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो बच्चे में 22 मिलके हो गया 44 क्रोमोसोम, प्लस यहां से XX यहां से Y, तो हो गया XXY। अब XY के कारण क्या होता है, लड़का, लेकिन इस लड़का में एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ गया, इस लड़का में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया, इसलिए इस लड़का में कुछ लक्षण स्त्री वाला भी आ जाता है। ऐसे पुरुष में कुछ लक्षण स्त्री का भी आ जाता है, इसको कहते हैं नपुंसक पुरुष। यह होता है, इस बीमारी को कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसको कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और यह होता है नपुंसक पुरुष, यह होता है नपुंसक पुरुष। ठीक है, यह होता है क्या, नपुंसक पुरुष। तो ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, नपुंसक पुरुष, ये पुरुष है, लेकिन इसमें कुछ लक्षण स्त्री का आ जाता है, और कुछ लक्षण स्त्री का आने के कारण इसमें ना तो स्पर्म का निर्माण होगा, ना तो ओवम का निर्माण होगा। बॉडी का जो ढांचा है वो थोड़ा बहुत स्त्री के जैसा दिखने लगता है, और यही किन्नर कहलाता है। ट्रेन में पैसा मांगना, ठीक है, या फिर गाना बजाना, ये सब काम इसका होता है। समाज का लोग इसको बहुत ताना मारता है, और बहुत ताना मारने के कारण ये लोग चला जाता अपना किन्नर वाले ग्रुप में शामिल हो जाता है, और वहां पर ही अपना कुछ काम रोजगार स्टार्ट करता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब इसमें से पढ़ने के लिए था एक टर्नर सिंड्रोम और एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, बोलेंगे यह एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक रोग। ठीक है, वैसे तो आनुवंशिक रोग का मतलब होता है जो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करे। ये तो ट्रांसफर करेगा नहीं, क्योंकि इसका संतान तो होना है नहीं, लेकिन जन्म के टाइम से ही ये रोग है, इसलिए इसको बोलेंगे आनुवंशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और ये बीमारी पुरुष में होती है। ऐसे पुरुष में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम पाया था। XY है तो पुरुष, और इसमें एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ गया, जिसके कारण इस पुरुष में कुछ लक्षण स्त्री का भी देखने के लिए मिलता है, जैसे ब्रेस्ट का आकार बड़ा हो जाता है, या और जो भी कद काठी है, चेहरा थोड़ा सा फीमेल जैसा दिखने लगेगा। तो ऐसे पुरुष में ना तो स्पर्म बनता है, ना तो ओवम बनता है, यह नपुंसक पुरुष होता है, और यही किन्नर कहलाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग को पढ़ना था टर्नर सिंड्रोम। बोलेंगे यह भी एक आनुवंशिक रोग है जो कि स्त्री में होता है, और ऐसी स्त्री में टोटल गुणसूत्र हो जाता है कितना, 45, 44 और एगो एक्स 45, तो जीरो तो कुछ है नहीं। तो ऐसी स्त्री में टोटल 45 गुणसूत्र होता है, और ऐसी स्त्री में चूंकि एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है, इसलिए इसका ओवरी अविकसित रह जाएगा, इसमें ओवम का निर्माण नहीं होगा, और यह संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। ऐसी स्त्री को बांझ स्त्री कहते हैं। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्र की संख्या हो गई कितना, 44, 45, 46, 47। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्र का संख्या हो गया 47,
और टर्नर सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्र की संख्या हो गई 45। यहां एक गुणसूत्र घट गया, यहां एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो गुणसूत्र की संख्या में गड़बड़ी हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। और ये दोनों बीमारी लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम दोनों लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। हम लोग एक और बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम। हम लोग एक और बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना, कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। यह भी एक आनुवंशिक रोग है, यानी यह भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यह भी क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और यह मेल फीमेल दोनों हो सकता है, स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। और इसमें 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 21वां जो जोड़ा गुणसूत्र होगा, टोटल 23 जोड़ा होता है ना, 21वां जोड़ा गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाएगा। ट्राइसोमी का मतलब है एक अतिरिक्त ओलिंग गुणसूत्र आ जाना, एक अतिरिक्त ओलिंग गुणसूत्र आ जाना, डायग्राम बना के दिखाते हैं तब समझ में आएगा। जैसे ये है एक सेल, इसमें क्रोमोसोम है, ये हो गया पहला जोड़ा क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा जोड़ा क्रोमोसोम, ये हो गया तीसरा जोड़ा क्रोमोसोम, डैश डैश बहुत सारा होगा। अब ये हो गया 21वां जोड़ा क्रोमोसोम, ये हो गया 22वां जोड़ा क्रोमोसोम, और ये हो गया 23वां जोड़ा क्रोमोसोम। मनुष्य में टोटल 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है ना। तो क्या हुआ कि 21वां जोड़ा गुणसूत्र पर, 21वां जोड़ा गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो गया, 3 गुणसूत्र आ चुका है। 21वां जोड़ा पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ गया, और ये ओलिंग गुणसूत्र होता है। ये जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है, ये तो है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। और ये जो पहला जोड़ा से लेकर के 22वां जोड़ा तक है, ये है ओलिंग गुणसूत्र, ये है ओलिंग गुणसूत्र। तो बढ़ा है 21वां जोड़ा पर, यानी कि एक ओलिंग गुणसूत्र बढ़ गया 21वां जोड़ा गुणसूत्र पर। और जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो हम इसको कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ चुका है, एक अतिरिक्त ओलिंग गुणसूत्र आ चुका है, और इस कारण से व्यक्ति में एक रोग हो जाएगा जिसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या होता है? डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या है? तो लक्षण यह है कि व्यक्ति के शरीर की लंबाई कम रहती है, लंबाई कम हो जाएगा, हाइट कम रहता है, ठीक है। गर्दन छोटा रहता है, गर्दन छोटा रहेगा, ये जो गला है ना, ये छोटा रहता है, ठीक है। लगेगा कि ऐसे रहेगा, ये छोटा रहता है, गर्दन छोटा रहेगा, ठीक है। सिर जो है ये छोटा और गोल रहता है, छोटा और गोल, मतलब सिर थोड़ा सा छोटा रहेगा, और जैसे सिर का ये लंबाई थोड़ा ज्यादा रहता है, ऐसे पिचका हुआ रहता है, ऐसे थोड़ा गोल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। सिर थोड़ा सा छोटा और गोल रहता है। मुंह जो है प्रायः खुला रहता है, प्रायः खुला रहेगा। जिसको व्यक्ति बात नहीं कर रहा तो इसका मुंह तो बंद रहेगा ना, इसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ रहता है। इसके जीभ में दरार देखने मिलता है, दरार, जैसे ये जीभ है, इस पर हल्का हल्का कटा कटा सा ऐसे निशान रहेगा, दरार देखने मिलता है। और इसका मानसिक विकास ठीक से नहीं होता है, इसका मानसिक विकास बाधित होता है, बाधित मतलब अवरुद्ध हो गया। मानसिक विकास ठीक से नहीं होता, यानी कि ये व्यक्ति दिमागी तौर पर थोड़ा सा कमजोर रहता है, यानी कि हो गया मंद बुद्धि का। इसका मतलब क्या हो गया? मंद बुद्धि का होगा। तो यह डाउन सिंड्रोम का लक्षण, यानी डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है जो कि स्त्री पुरुष दोनों में हो सकता है। इसमें 21वां जोड़ा गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त ओलिंग गुणसूत्र आ जाता है,
और ऐसे व्यक्ति में टोटल गुणसूत्र कितना हो गया? टोटल क्रोमोसोम कितना हो गया? 47। कौन सा क्रोमोसोम बढ़ा? ओलिंग गुणसूत्र बढ़ा, 21वां जोड़ा गुणसूत्र पर बढ़ गया। लक्षण क्या है? शरीर की लंबाई कम होगा, गर्दन छोटा होगा, सिर गोल छोटा रहेगा, मुंह प्राय खुला रहेगा, जीभ में थोड़ा थोड़ा दरार देखने मिलेगा, मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। क्या ये डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया? ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और आगे का टॉपिक हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मन लगा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।